कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि दर्पण का एक घोड़े जैसा दर्पण मान लो, और उस घोड़े जैसे दर्पण का या तो अंदर का भाग परावर्तक हो तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा, और या बाहर का भाग क्या हो, परावर्तक हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। अब देखिए जो गोला होता है उस गोले के कुछ खास बातें होती है, ठीक है, कि जैसे ये कोई दर्पण है, अब चाहे उत्तल हो या अवतल हो, कहने का मतलब वो एक गोले का पार्ट होगा, ये एक गोला है, ठीक है ना, याद रखना वृत्त नहीं गोला। जो गोला होता है, गेंद होती है, फुटबॉल होती है, उस तरह का गोला है, लेकिन वो खोखला होगा। जब दर्पण होगा तो वो कैसा होगा, खोखला होगा। तो इसके अंदर एक चीज आती है वक्रता केंद्र, ठीक है, तो लिखिए गोलीय दर्पण में प्रयुक्त, गोलीय दर्पण में प्रयुक्त कुछ शब्द, गोलीय दर्पण में प्रयुक्त कुछ शब्द सबसे पहले लिखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखिए आपको गोला समझ में आता है कि भाई गोला क्या है, तो बस बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वक्रता केंद्र को हम समझ जाएं ये क्या होता है। लिख लें खोखले गोले का केंद्र, खोखले गोले का केंद्र। कोई परिभाषा की हमें जरूरत नहीं है, खोखले गोले का केंद्र। और एक लाइन और लिख लो, इसे सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी, इसे सी से दर्शाते हैं। भाई केंद्र है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेंटर। तो सेंटर का पहला वर्ड होता है सी, इसलिए इसको सी से दर्शाते हैं। फिर लिखिए ध्रुव, ध्रुव, इसके इंग्लिश में लिख लो पोल, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोल, ताकि आपको इसका संकेत समझ में आ जाए। इंग्लिश लिखोगे तो उसको किससे दर्शाएंगे वो समझ में आ जाए। देखो दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र, दर्पण के परावर्तक सतह पर स्थित केंद्र। अब देखिए ये जो सी है, ये जो सी है, इस सी से अगर हम एक लाइन खींचे तो परावर्तक सतह कौन सी होगी, या तो ये गोले का अंदर वाला भाग या गोले का बाहर वाला भाग। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्र से जो लाइन खींचते हैं और केंद्र से जो लाइन इस गोले का टच हो जाती है, तो जो टचिंग पॉइंट है सी का और गोले का, गोले के केंद्र का और गोले की ये जो पृष्ठ है, इसको पृष्ठ बोलेंगे। और अगर आप इसको वृत्त मानो तो वो उसको परिधि बोलते हैं, लेकिन गोले के केस में ये पृष्ठ है, ये इसका पूरा। तो गोले का जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ सी, आप कहीं से भी सी से लाइन खींचे और वो जहां भी पृष्ठ से टकराएगी वो क्या कहलाएगा, वो इसका दर्पण का क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। यानी दर्पण के ऊपर, यानी कि जहां से परावर्तित होती है किरण, वहां पे क्या होता है, ध्रुव होता है। समझ लेना कि ध्रुव क्या होता है, केंद्र क्या होता है, समझ में आ गई बात। हमें कोई रटना नहीं है, हमें तो समझना है कि ये चीज होती है। तीसरी लिखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, लिखिए वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी।
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी। और ब्रैकेट में इसके आगे दूरी के आगे आर लिख लो, कैपिटल आर। हम सब जानते हैं कि त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? आर से, तो कोई ये लिखने की एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना। अब ये एक गोला है, देखिए बड़े, हम सब गणित पढ़ चुके हैं 10वीं लेवल तक, कोई नई चीज नहीं है। हम जानते हैं ये गोले का केंद्र होता है, लेकिन दर्पण के केस में इसको कौन सा केंद्र बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको दर्शाएंगे किससे? सी से। कई बार सिंबल दिया हुआ होता है, वक्रता केंद्र नहीं लिखा हुआ होता, सी लिखा हुआ होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है वक्रता केंद्र जिसको सी से दर्शाते हैं। फिर अब ये वक्रता केंद्र से लाइन खींचिए, वो जाए गोले की बॉडी से, कोई गोला खोखला है तो केंद्र से जो लाइन खींचे वो जहां पर गोले से टकराई वो क्या हो गया? वो हो गया ध्रुव हो गया, यानी कि पी हो गया, पोल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है कि गोला छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उस हिसाब से अलग अलग होगी। तो इन दोनों के बीच की दूरी, और मुझे नहीं लगता आप में से कोई नहीं जानता कि इसको त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से ये जो रेखा टकराती है इसको त्रिज्या कहते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन बात ये है, यहाँ क्या लगा देंगे? वक्रता त्रिज्या। क्या शब्द लगा देंगे? वक्रता त्रिज्या। तो एक ध्रुव आपके लिए एक नई बात है, क्योंकि ध्रुव को हम गणित में या तो पृष्ठ कहते हैं, और वृत्त की कंडीशन में उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, अगर वृत्त होता तो ये एक नई चीज है, तो आपको बस ध्यान रखना है, जहां टकराए वो क्या हो गया? ध्रुव हो गया। अब लिखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दर्पणों के लिए, लेंसों के लिए, फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस दूरी में लिख लें वक्रता केंद्र व ध्रुव का मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र व ध्रुव का मध्य बिंदु मध्य बिंदु। और अर्थात करके लिखिए, अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा। अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा। अर्थात वक्रता त्रिज्या का आधा। और फोकस दूरी है, इसको F से दर्शाते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा? R बटा 2। ये इसका सूत्र भी लिख लें, F बराबर R बटा 2। देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इनको मिलाने वाली लाइन को वक्रता त्रिज्या। तो मध्य बिंदु का मतलब इनके ठीक बीचों बीच, बिल्कुल जो ठीक बीचों बीच ये जो बिंदु है, इसको हाफ कर दें अगर वक्रता त्रिज्या को, तो इसके जो ठीक बीचों बीच का जो बिंदु है, वो ठीक बीचों बीच का बिंदु क्या कहलाएगा? F कहलाएगा। इनको आपको समझना है। जो प्रतिबिंब के सवाल आते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसको समझने के लिए आपको ये चार बातें जो है ये समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये गोले का डायग्राम बना लें, ताकि आपको बाद में भी समझ में आ जाए कि ये सब क्या है। आप अगली परिभाषा, ये चार परिभाषा हो गया, पांचवी लिखिए बिंब। बिंब, अच्छा बिंब के को इंग्लिश में भी लिख लें ऑब्जेक्ट। और एक और वर्ड लिख लें, हम इसके लिए बार बार यूज कर रहे हैं, वस्तु। प्रतिबिंब किसका बनेगा? वस्तु का बनेगा। किसी भी चीज, किसी वस्तु का बनेगा, तो इसको हम वस्तु भी बोल सकते हैं, बिंब भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना है कि जो वस्तु है हमेशा दर्पण के क्या रखी जाएगी? कहां रखी जाएगी? बाईं ओर रखी जाएगी। कहां रखी जाएगी? लेफ्ट साइड में रखी जाएगी, चाहे उत्तल हो या फिर क्या हो? अवतल हो। ठीक है,
एक बात लिख लो, बिंब का मतलब वस्तु है। अब इसको तो एक्सप्लेन क्या करें भाई, जिसका आपको प्रतिबिंब देखना है वो वाली चीज को क्या बोलेंगे, बिंब बोलेंगे। ठीक है, इसमें ये लिख लें कि इसे U से दर्शाते हैं, कैपिटल U, इसे U से दर्शाते हैं। और ये खास बात, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो यही है कि वस्तु को सदैव दर्पण के बाईं ओर, लेफ्ट साइड, वस्तु को सदैव दर्पण के लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि गणित में एक क्या होती है, एक संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा होती है, आपने सुना होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, चलो, कि संख्या रेखा के बीचों बीच होता है 0 और राइट साइड में गिनती होती है। लेकिन राइट साइड में जो गिनती होती है ये प्लस में होती है, प्लस को लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है। और लेफ्ट में भी गिनती होती है, लेकिन वो क्या होती है, माइनस में होती है। समझ में आ गया ना? तो ये संख्या रेखा का जो 0 है, अब हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु को हमेशा कहां रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। तो ये मान लो कि ये 0 है, अगर जो ध्रुव है वो क्या है, 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट के बाईं ओर अगर आपको कहे थे कि कोई संख्या 0 के बाईं ओर है तो उसकी वैल्यू किसके अंदर होगी, समझ में आ गया ना? कई बार आपको बिंब की दूरी पूछी जाएगी, कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो उसमें माइनस वाला जो ऑप्शन होगा, हो सकता है कि वो आप कैलकुलेट कर लो 10 आंसर आए, लेकिन 10 माइनस में भी है और 10 किस में, प्लस में भी है। तो जब वो वस्तु की बात करे, ऑब्जेक्ट की बात करे, उस कंडीशन में हमेशा कौन सा 10 होगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेफ्ट साइड में जो चीज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अभी प्रतिबिंब और आएगा। प्रतिबिंब दोनों तरफ हो सकता है, तो दाईं ओर होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाईं ओर होगा तो, ये संख्या रेखा के अकॉर्डिंग है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए, किसी के दिमाग में आए क्यों नेगेटिव क्यों पॉजिटिव होगा, तो ये इस संख्या रेखा के अकॉर्डिंग ये चीज होगी। तो लिखिए, u का मान हमेशा नेगेटिव होता है, u का मान हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन की दृष्टि से। कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है या फिर कौन सा असत्य है। तो उस समय ये 3 बातें, अगर सत्य पूछ रहा है तो 3 बातें गलत होगी, 1 बात सही होगी। और अगर असत्य पूछ रहा है तो 3 बातें क्या होगी, सही होगी, और 1 बात क्या होगी, गलत होगी। तो ये बिल्कुल अपने को ये ध्यान रखना है। अब आगे लिखिए, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिखिए, इसमें परावर्तन, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात, दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश किरणें जहां आपस में मिलती हैं, प्रकाश किरणें जहां आपस में मिलती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। इसे V से दर्शाते हैं, इसे V से दर्शाते हैं। यह दर्पण के दाईं और बाईं दोनों ओर हो सकता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड हो सकता है।
यह दर्पण के दाईं और बाईं दोनों तरफ हो सकता है। अतः इसका मान पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों हो सकता है। अतः इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बात होती है, इस कॉम्प्लिकेटेड बात जिसमें हमें हमेशा दिक्कत होती थी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो कहाँ है, भूल जाते थे, रटा मारते थे, उसका उसमें लिख देते थे, उसका उसमें लिख देते थे। अब आपको ये 4 पॉइंट ही याद रखने हैं, ठीक है। अब एक बात और, अब हम एक बार अवतल दर्पण लेंगे। लिखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण होता क्या है। सबसे पहली बात तो अवतल दर्पण भाई क्या होता है कि ये अवतल दर्पण है, इसका चमकने वाला हिस्सा अंदर वाला होगा और बाहर की साइड क्या होगी, पॉलिश होगी, जो कल आपको पढ़ाया था शनिवार को, ठीक है। अब ये अवतल दर्पण है, बहुत बड़ा सा है ये। अब यूं कंफ्यूज नहीं होना कि ये गोला, तो जैसे कि अगर इसको बनाए, अब कई जने यूं फालतू के टेंशन ले लेते हैं कि घोड़ा तो इतना सही बनेगा, इसमें टेंशन अपने को नहीं लेनी। घोड़ा कितना, मान लो बहुत बड़ा घोड़ा है, ये समझ में आ गया ना। हमें जो समझना है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा घोड़ा है, समझ लो बहुत बड़ा घोड़ा है। तो सीधी अब हमने इसका केंद्र मान लिया, कोई भी मान लिया, हमें यहाँ नाप तोल करने की जरूरत नहीं है। ये कितना बड़ा घोड़ा था, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र से आपने लाइन खींची तो ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। और इन दोनों के बीच का हिस्सा क्या हो गया, फोकस दूरी होगी, ठीक है। ये सब तो आपको अभी बता दिया। अब एक चीज और होती है अनंत। अनंत क्या है कि घोड़े के हद से बाहर निकल गई कोई चीज, घोड़े से, ये घोड़ा क्या है, ये खोखला है, घोड़ा खोखला घोड़ा है। तो खोखला घोड़ा है, अब कोई घोड़े से बाहर निकल गई कोई चीज। अब घोड़े की तो नाप तोल हमारे पास है, अब वो बहुत ज्यादा दूर हो गई दर्पण से। अनंत का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दूर, बिल्कुल छोटे से नजर आती है ना वस्तुएं, जिनके दूरी का तो आप कोई आइडिया नहीं लगा सकते कितनी दूर है वो। एग्जैक्ट आइडिया तो लगा सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितनी दूर है। तो वो चीज क्या कहलाएगी, अनंत। तो ये 3 चीजें आपने सीख ली। अब अगर घोड़े से इधर निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये डायग्राम आपको याद रखना है प्रतिबिंब की सिचुएशन ज्ञात करने के लिए। फिर अब आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों नेगेटिव होता है, किस में नेगेटिव होगा, किस में पॉजिटिव होगा। ये जब समझ जाओगे किस कहां वस्तु को रखेंगे, ये सबसे मुश्किल चीज है ना, याद नहीं होता था ना आप लोगों को कि सबसे जो ये कौन सी वस्तु को कहां रखेंगे, ये हमें याद नहीं होता था ना। अभी ये याद हो जाएगा, देखना आप 5 मिनट, लेकिन शर्त है कि ये आपको याद हो। तो अब आप लोगों में से इसको बिना देखे बनाओ, क्योंकि एक नई चीज जुड़ी है, अनंत। जो भी मैंने समझाया ना, उसमें एक नई चीज जुड़ी है, अनंत। तो आप इसको बिना देखे अगर बनाना सीख गए, आपको सारे प्रतिबिंब याद हो जाएंगे। आपको बस ये बात याद रखनी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चित्र आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या भाई, 4 चीजें क्या है, ध्रुव है, सबसे पहले वक्रता केंद्र बनाते हैं हम, उसके लाइन खींचते हैं, वो ध्रुव बन जाता है। ये वक्रता त्रिज्या होगी पूरी, सी और टी के बीच की दूरी, इसके बीचों बीच क्या होगी, देखिए बीचों बीच नहीं दिख रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फोकस दूरी होगी, ठीक है, फोकस दूरी हो गई। अब
एक दिखाई देने के अंतिम सीमा दर्पण के, वो क्या है? अनंत है। ये चौथी चीज और आ गई। यहाँ इसकी कोई परिभाषा अनंत के, या आप लिखना चाहो तो शॉर्टकट में लिख लो, अनंत क्या होगा? दर्पण द्वारा नजर आने वाला अंतिम बिंदु। लिख लो शॉर्टकट में, अपने समझने के लिए है भाई, ये साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि कहीं कोई इसको गलत साबित कर दे ये तो सही नहीं है। अनंत दर्पण में नजर आने वाला अंतिम बिंदु, नजर आने वाला अंतिम बिंदु। है कि यहां हमने कोई वस्तु रखे, ये वस्तु हमने रखे कहां पर? अनंत पर रखे। तो अनंत का संबंध जो है वो हमेशा किससे होता है? फोकस से होता है। अनंत पर कोई वस्तु रखे तो वो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। समझ में आ गया? तो लिखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको याद रखना है बस। समझ में आ गया ना? ये चीज आपको याद रखनी है कि अनंत और फोकस एक दूसरे से रिलेटेड है। वस्तु को अनंत में रख देंगे, फोकस पे बनेगा, फोकस पे रख देंगे। इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि वस्तु कहाँ रखे। अब हम यहां से शुरू हुए, कहाँ रखे? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। ये एक रखने की बात है, बस एक लाइन रखनी है, ये चित्र आपको याद रखना है। उसके बाद आपके सारे जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये आपको जगह छोड़नी है और घर जाके इस चित्र को बार बार बनाना है। ये प्रतिबिंब और वस्तु जो है, एक को पेंसिल से बना देना और एक को किससे बनाना है? पेन से बना देना। ठीक है, अब देखिए यहां हमें क्या करना है कि ये गाड़ी जा रही है, वहां तक जाएगी, और वहां तक गाड़ी जाएगी। तो वहां तक गाड़ी जब जाएगी तो एकदम से ये बड़े बड़े स्टेशन तय नहीं करेंगे, बीच में एक स्टेशन और लेंगे, हर चीज के बीच में। तो देखिए, अब इसमें अब अपने को कुछ नहीं याद करना, ये याद कर लिया कि अनंत पे होगी तो किस पे बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। अब आपको क्या करना है? अब आप ये अनंत और वक्रता केंद्र, अब इनका बीच का पॉइंट ये रहा। अब हमने वस्तु को कहां रखा? ठीक है, अब हम इसको तो इधर खिसकाएंगे राइट साइड में, तो इसको इधर खिसकाएंगे तो ये इधर खिसक जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ फोकस से सी की तरफ आएगा, लेकिन सीधे सी की तरफ नहीं, सी और एफ के बीच में। तो अब के बाद प्रतिबिंब कहां पे बनेगा? अब कुछ नहीं करना है, वस्तु को इधर धक्का देना है, तो ये प्रतिबिंब इधर आता जाएगा। समझ में आई बात? बस ये इतनी सी बात है। इससे आपको एक लाइन बस ये अनंत और फोकस याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जब भी पूछे फटाफट ये लाइन खींचे, ये चित्र बनाया और देख लेंगे। ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको याद हो जाए इसलिए बार बार आप ये चित्र घर पे बना के लाएंगे। आप इसके लिए जगह छोड़ दो, पहले वाले चित्र के लिए जगह छोड़ दो। दूसरी कंडीशन लिखिए, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु या बिंब भी कहते हैं भाई, इसको नाम सारे याद रखना। वस्तु यानी कि बिंब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा? देख लें आप, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा।
इसको इधर लाए तो ये फोकस से इधर हो गया। एक को किधर ले जाना है, राइट साइड में ले जाना है, और एक को किधर लाना है, लेफ्ट साइड में लाना है। समझ में आ गई बात? अब फिर चित्र के लिए जगह छोड़ दो, ये चित्र भी आपको बनाना है, अभी टाइम बर्बाद होगा इसलिए, और घर पे आपको याद भी हो जाएगा बिना देखे बनाओगे तो, इसलिए इसके लिए फिर जगह छोड़ दो। और तीसरी पोजीशन लिखिए। अब बताओ तीसरी पोजीशन में कहाँ आएगा? अब अगला स्टेशन कौन सा है? वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र पे आ गया। ये वक्रता केंद्र पे आया तो ये किधर आ जाएगा? ये भी वक्रता केंद्र पे आ जाएगा। तो लिखे, ठीक है ना, ये भी इधर खिसक गया तो ये भी वक्रता केंद्र पे आ जाएगा। तो लिखिए यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, चित्र की जगह छोड़ देना, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। हो गया? समझ में आ गया? अभी तो गाड़ी को वहां तक जाना है। अब ये क्या हुआ? अब ये किधर खिसकेगी? अब इधर खिसकेगी, और लेकिन सीधा फोकस पे नहीं जाएगी, बल्कि कहां जाएगी? बीचों बीच जाएगी। अब ये इनके बीच में आ गई। अब अगली कंडीशन क्या है? अब ये पहले वस्तु का लिख लो। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, चित्र की जगह छोड़ते रहना, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, आपको घर पे जाके बनाना है। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच हो, अब कौन बताएगा प्रतिबिंब कहां बनेगा? वो उधर गई, वक्रता केंद्र पे थी ना अभी लास्ट में, तो ये क्या आ गई? इधर आ गई, तो प्रतिबिंब कहां बन गया? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब जिसको समझ में आया वो खुद लिख सकता है। अब आगे क्या करें? यहां से कहां भेजें? यहां पे भेज दें। तो वस्तु कहां आ गई? फोकस पर आ गए। और ये रट लेना, इतनी सी बात के लिए चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़े, पेपर में टाइम की वैल्यू होती है कि फोकस और अनंत में रिलेशन है। तो फोकस पे वस्तु चलेगी तो प्रतिबिंब अनंत पे आ गया, अनंत पे चलेगी तो अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो, जगह छोड़ते रहना चित्र बनाने के लिए। जब वस्तु फोकस पर हो तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पर बनेगा। हाँ, अब देखिए, अबे वस्तु को एक स्थान और खिसकाया जा सकता है। तो वस्तु इधर आ गई, कहां पर? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो अब क्या होगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत से बाहर नहीं। आप फिर बात ही नहीं समझे। मैं कह रहा हूं अनंत वो लास्ट पॉइंट है जहां नजर आएगी। अनंत से आगे खिसकते ही नजर आनी बंद हो गई। तो नजर आनी बंद हो गई तो प्रतिबिंब बना क्या? अरे आंखों के एकदम नजदीक में ले जाओगे तो कोई चीज दिखती है क्या? नहीं दिखती ना। तो बस वहां एक बात हो गई, यहाँ जाएगी नहीं, क्योंकि अनंत के पार कुछ दिखेगा नहीं, प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। तो क्या प्रतिबिंब बनाओगे? समझ में आ गया? तो इधर वस्तु को तो ले जा सकते हो, लेकिन प्रतिबिंब आपको नजर, तो इतनी ही पोजीशन होती है अवतल दर्पण में। ये बात समझ में आ गई? अब मुझे ये बताओ कि ये सारे प्रतिबिंब
वस्तु तो हमेशा लेफ्ट में रखी जाएगी, तो हमेशा u की वैल्यू तो नेगेटिव ही होगी, इसके न्यूमेरिकल भी आएंगे। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि इतने प्रतिबिंब बने जो v है, जिसको v कहा जाएगा इमेज, तो ये जितने भी प्रतिबिंब बने इनके वैल्यू नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? क्यों? क्योंकि ये दर्पण पड़ा आपके, और दर्पण के किधर बने हैं? ये सारे लेफ्ट साइड में बने हैं, तो इन सब की वैल्यू कितनी होगी? तो इससे क्या पता चला कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में u भी नेगेटिव होता है और v भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। चित्र की जगह छोड़ के ये बात भी नोट कर लें कि अवतल दर्पण में सभी प्रतिबिंब अच्छा सॉरी, एक बात और इसमें जो है ध्रुव के बीच में फोकस व ध्रुव के बीच में हो। अब देखिए जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो फोकस पे थी, जब तो अनंत पे थी। अब अगर ये इधर खिसके तो ये इधर खिसके, लेकिन अब इसमें क्या किया जाएगा? अब देखो जबरदस्ती के बाद अनंत के पार तो कोई नजर नहीं आएगा, तो हम कहेंगे दिख रही नहीं है। तो साइंस में किसी साइंटिस्ट ने कह दिया कि भाई दिख रही नहीं है, तो मान लो दर्पण के पीछे बनती है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। आपको कांच में कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो वो क्या कह रहा है कि मान लो कि नजर इसलिए नहीं आ रहा है कि वो उसके क्या है? पीछे है। मान लो, बस साइंस में कई बार कई चीजें सिर्फ इमेजिनेशन करनी पड़ती है। अब दिख नहीं रही है, आपने मान लिया, ठीक है ना, आपने मान लिया, तो ये लिखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर, लिख लो दाईं ओर बनता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। और दर्पण के दाईं ओर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। दर्पण के बाईं ओर बनने वाला प्रतिबिंब दाईं ओर, सॉरी, दर्पण के दाईं ओर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। और एक नोट डाल के नीचे बात लिख लो, यदि प्रतिबिंब बाईं ओर बनते हैं, यदि प्रतिबिंब बाईं ओर बनते हैं, यह अवतल दर्पण के लिए है, बात सभी के लिए है। यदि प्रतिबिंब बाईं ओर बनते हैं तो वह सदैव वास्तविक व उल्टे होते हैं। तो वह सदैव वास्तविक व उल्टे होते हैं।